बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर पे आए हैं जिसमें हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने जो एंटीबायोटिक सीरीज स्टार्ट किया उसमें हम लोगों ने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कवर कर लिए हैं, उसकी हमने सारी क्लासेस पढ़ ली थी। और आज हम लोग जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं टेट्रासाइक्लिन की तरफ। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं वो दो क्लासेस में डिवाइड हुए हैं, जिनमें एक आती है 50S राइबोसोमल इनहिबिटर जो 50S राइबोसोम के साथ जो है वो बाइंड करते हैं, और एक आ जाता है 30S राइबोसोम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 50S में कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं। इसकी आगे फर्दर जो है वो 4 क्लासेस हैं। नंबर 1 इज़ द मैक्रोलाइड्स एंड द कीटोलाइड्स आ जाता है। सेकेंड इज़ द लिंकोसामाइड, थर्ड इज़ द क्लोरामफेनिकोल एंड फोर्थ इज़ द लिनजोलिड। जो ड्रग्स मैक्रोलाइड्स एंड कीटोलाइड्स में आ जाते हैं उनमें आ जाता है एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन। जो टेलिथ्रोमाइसिन है ये कीटोलाइड है। अब ये जो कौन कौन से जो ड्रग हैं और इनको किस किस तरह से याद करना है कि मैक्रोलाइड इनमें कौन सा है और किस तरह से उसको याद रखा जाए, और कीटोलाइड कौन सा है और उसको किस तरह से याद रखा जाए, ये मैं आपको जब इस पर हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूँगी। अभी हम लोगों ने आज के जो क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने आज जो पढ़ना है वो टेट्रासाइक्लिन पढ़ने हैं। तो उसके बाद लिंकोसामाइड देख लेते हैं। लिंकोसामाइड्स में जो है वो क्लिंडामाइसिन भी आता है और लिंकोमाइसिन भी आता है। उसके अलावा आ जाता है क्लोरामफेनिकोल, और लिनजोलेट जो है वो ऑक्साजोलिडाइनॉन से ड्राइव हुआ है। इसको सिंथेटिक ऑक्साजोलिडाइनॉन भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है टेट्रासाइक्लिन इटसेल्फ आ जाता है, फिर माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेमिक्लोसाइक्लिन आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये किस किस के लिए यूज़ होते हैं, थेरापेटिक यूज़ क्या है, ये जस्ट मैंने लिखे हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आ जाता है ग्लिसाइल साइक्लिन आ जाता है। ग्लिसाइल साइक्लिन में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टैगीसाइक्लिन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो उसकी आगे फर्दर 2 क्लासेस हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है उनका आप लोगों ने याद रखना है, ये जो है ना ये ओरली अवेलेबल नहीं होते, ये टॉपिकली की या तो ये पेरेंटली अवेलेबल होते हैं, और पेरेंटली ज़्यादातर ये अवेलेबल होते हैं। कुछ इनमें से हैं जो टॉपिकली अवेलेबल हैं और उनको अगर पेरेंटली लिया जाए तो वो बड़े नुकसानदा होते हैं, जिनमें नियोमाइसिन खास तौर पर आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर हमारे पास सिस्टेमिक जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है, यानी जिनको पेरेंटली लिया जाता है, ठीक है ना, पेरेंटल यानी कि आईवी वगैरह के ज़रिए लिया जाता है, उनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन एंड कैनामाइसिन आ जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टेट्रासाइक्लिन के डिटेल्स की तरफ कि टेट्रासाइक्लिन में जो है वो कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, किस किस के लिए ये यूज़ हो रहा है, ADRs एंड काइनेटिक्स वगैरह। एज द नेम इंडिकेट्स टेट्रासाइक्लिन से पता चल रहा है कि 4 साइकिल्स हैं। ठीक है ना, इनके 4 साइक्लिक रिंग जो हैं वो अटैच्ड हुई हुई हैं। सो हम लोग देख रहे हैं कि 4 फ्यूज रिंग विद अ सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो हैं वो मौजूद हैं, 4 रिंग्स हैं और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। सब्सटीट्यूटेड ऑन दीज रिंग, यानी कि सब्सटीट्यूशन जब इन रिंग्स पे जो है सब्सटीट्यूशन की जाती है, लेकिन डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब होता है कि इसमें सब्सटीट्यूशन के जो चांसेस हैं, ठीक है ना, अनसेचुरेशन मौजूद है, तो इसका मतलब है कि कोई भी जो है वो ईजीली आके जो है इस पर सब्सटीट्यूशन हो सकती है। इसके अलावा जो इसके आउटर ग्रुप्स जो इस पर जो मौजूद होते हैं उनको भी सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। तो अगर इन रिंग पे सब्सटीट्यूशन हो जाती है तो वो क्या होता है कि जो डिफरेंट जो है ना वो कंपाउंड्स बनते हैं और काइनेटिक्स और स्पेक्ट्रम उनका अल्टर होता है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, ये इसी तरह से बनते हैं कि सब्सटीट्यूशन होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है ना, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो हम लोगों ने पढ़ा था सेल वॉल इनहिबिटर्स, वो थे बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है ना, इनके बैक्टीरिया किल कर देते थे। ये जो है स्टैटिक है। जो ज़्यादातर जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक ही होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंडेंट बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है, और कुछ की नेचर ही जो है वो इस तरह से होती है, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल्स हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग टेट्रासाइक्लिन के बारे में यह याद रखते हैं कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ अगर हम लोग जाएँ तो ये एंटर होता है सेल में पैसिवली बाय द पैसिव डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है ना, या फिर एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, दोनों के जरिए एंटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आ जाता है ये रिवर्सिबली बाइंड करता है टू द 30S राइबोसोमल यूनिट, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये 30S के साथ जो है ये बाइंड करते हैं, ये उसकी क्लासिफिकेशन में थे मौजूद, तो ये 30S सब के यूनिट के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसफ़र आ रहा है ना उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती मैसेंजर RNA के साथ। ठीक है, अभी मैं इसको आपको जो डायग्रामेटिकली भी दिखाती हूँ।
सबसे पहले हम लोगों ने ये याद रखना कि ये रिवर्सिबल, यानी कि क्या है कि ये रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इसकी बाइंडिंग नहीं, ये रिवर्सिबली बाइंड कर रहे हैं टू द 30S सब यूनिट के साथ, जिसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन है वो बाइंड जो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो बाइंड नहीं हो पाता मैसेंजर आरएनए के साथ, ठीक है। अब जब मैसेंजर आरएनए के साथ ये बाइंड नहीं हो पाएगा, अब ट्रांसफ़र आरएनए असल में क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड्स को लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। अब जब ये बाइंड नहीं होता तो उसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसकी क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, नेगेटिव इफेक्ट होगा प्रोटीन सिंथेसिस से, ठीक है। अब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। अच्छा, ये है 30S राइबोसोमल यूनिट, ठीक है, और ये है 50S, ठीक है, टेट्रा, और ये है मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट, ठीक है ना। और ये जो है पी साइड है, दिस इज़ द ए साइड, और ये है एग्जिट साइड, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आके अटैच्ड होता है एक ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है ना, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए, और उसके ऊपर क्या होता है वो अमाइनो एसिड मौजूद होता है, यहाँ पर ये अटैच होता है, जिसकी और उसके बाद क्या होता है कि जो पी साइड पर मौजूद ग्रोइंग ऑलरेडी जो पेप्टाइड चेन होती है वो यहाँ से टूटती है और इसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। फिर ये वाला जो है नया वाला ये इस तरफ मूव करता है, और फिर जो है इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। ये आपको समझ आई ना कि एक सबसे पहले जो है वो ए साइड पर बाइंड करता है, ठीक है, फिर ए साइड से जो है वो मूव करता है इस तरफ, ठीक है ना, और जब इस तरफ मूव करता है तो फिर जब नेक्स्ट इधर ये जगह वेकेंट हो जाती है, ठीक है, फिर इसकी इधर जो है वो नया ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच होता है, और उस ट्रांसफ़र आरएनए पे एक और अमाइनो एसिड लगा होता है। अब एक अमाइनो एसिड इधर, एक अमाइनो एसिड इधर, ठीक है, यहाँ से टूट के जो है वो यहाँ पर लगता है। अब यहाँ दो हो गए, ठीक है, जो पहला वाला होता है वो एग्जिट के साइड के जरिए बाहर निकल जाता है, और ये वाला जो है ए साइड से पी साइड की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अभी मैंने आपको ऑलरेडी एक दिखा दिया कि ये पहले से जो है ये एक नेसेंट पेप्टाइड चेन थी, इसने मज़ीद आना था, इस जो ट्रांसफ़र आरएनए आना था, और इस वाली पेप्टाइड चेन ने इधर जाके अटैच हो जाना था, ठीक है। लेकिन मसला क्या हुआ कि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन आके बाइंड हो गए, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन की बाइंडिंग की वजह से जो है वो अटैच नहीं हो सका, बाइंड नहीं हो पाया, ठीक है। जब ये बाइंड नहीं हो पाया इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है ये चेन ऐसी की ऐसी इतनी ही रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो बनेगा नहीं, और प्रोटीन जो आगे जो काम करने थे, किसी ने चैनल्स बनाने थे, किसी ने कोई काम करना था, तो वो जो है प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको प्रोसेस समझ आया। तो टेट्रासाइक्लिन का क्या काम होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं इसके स्पेक्ट्रम की तरफ। स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने याद रखना है, इसका स्पेक्ट्रम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं ना, वो जो ये साइड्स पे लिखे हैं ना, वो है नंबर 1 इज़ द लाइम डिजीज़, सेकंड इज़ द माइकोप्लाज्म निमोनिया, थर्ड इज़ द कोलेरा, एंड फोर्थ इज़ द क्लाइमेडियल इन्फेक्शन, एंड फिफ्थ इज़ द रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। वो मैंने नीचे लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये ओवरऑल इसका स्पेक्ट्रम कैसा है। ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, जिसमें जो है ख़ास तौर पे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन से ड्रग पेनिसिलिन की क्लास से इस पे एक्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेफलोस्पोरिन की जो सेफ्टारोलाइन है वो बहुत ज़्यादा इस पर एक्ट करता है, और भी हम लोगों ने पढ़े थे कि जो है डिफरेंट जो ड्रग्स हैं वो एक्ट कर रहे थे, कार्बापेनम्स में भी एक्ट कर रहे थे। जिन्होंने पेनिसिलिन का लेक्चर लिया उनको पता होगा, ठीक है ना, कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस में कौन कौन से ड्रग एक्ट कर रहे थे। अब ये भी हमें पता चल गया कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो भी उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई पे एक्ट करते हैं, ये खासतौर पर बेसिलस एंथ्रासिस पे, नेगेटिव रोड्स पे एक्ट करते हैं, ब्रूसिला स्पीशीज़ में, विब्रो कोलेरा पे एक्ट करते हैं, फिर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म पे क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, ठीक है ना, एंड क्लोस्ट्रीडियम टेटानाइट, ठीक है। इसके अलावा स्पायरोचीट्स पे आ जाता है, जिनमें आ जाता है बोरेला बर्गडोफेरी, ठीक है। इसके अलावा जो है खासतौर पे माइक्रोप्लाज्म आ जाता है, ठीक है ना, माइक्रोप्लाज्म निमोनिया आ जाता है, क्लाइमेडियल स्पीशी आ जाती है, एंड अदर जिसमें आ जाता है रैकेटीजिया रैकेटाइजे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लाइम डिजीज़ को। अब लाइम डिजीज़ क्या होती है। लाइम डिजीज़ जो है ये हम लोगों ने इसका पहले ही देख लिया, ये स्पायरोचीट से जो है ये कॉज्ड हो रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें स्पायरोचीट से जो है ये अगेंस्ट एक्ट करता है, ठीक है ना। जो टेट्रासाइक्लिन है वो किसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, स्पायरोचीट्स के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। अब स्पायरोचीट में जो है एक ऑर्गेनिज्म जिसको कहा जाता है बोरेला बर्गडोफेरी, वो क्या कॉज करता है, लाइम डिजीज़ कॉज करता है। अच्छा, ये जो लाइम डिजीज़ है ना ये किस तरह से फैलती है, ये फैलती है जो सब टिक्स जो होते हैं ना, ठीक है ना, उनके ज़रिए ये फैलते हैं। जब टिक जो है वो आपको बाइट करता है, टिक बाइट के ज़रिए ये इन्फेक्शन फैलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन पे जो है वो एक लेजन सा बन जाता है, ठीक है ना। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक होता है, फीवर हो जाता है, इसके अलावा मेनिंजो इंसेफेलाइटिस भी हो जाता है, ठीक है ना।
मेनिंजोइंसेफेलाइटिस भी हो जाता है एंड आर्थराइटिस भी कॉज हो जाता है। इसकी निशानी क्या होती है? इसकी निशानी ये होती है कि आपकी स्किन पे जो है वो बुल्स आई टाइप का जो है एक रैश जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये मैंने बनाया है इस तरह से, दरमियान में थोड़ा सा ऐसे रेडनेस होती है और बाहर जो है ना उसकी बाउंड्री बनी होती है उसकी रेडनेस की, ठीक है। तो उसको कहा जाता है इरिथेमा मिग्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। और ये हेल मार्क है लाइम डिजीज़ का, मतलब ये एक बहुत अच्छी निशानी पता चल जाती है किसी को, अगर आप उसको स्किन पे इस तरह का देखेंगे इरिथेमा मिग्रेन टाइप का कोई लेजन बना हुआ है तो आपको पता चल जाएगा ये लाइम डिजीज़ है। और इसका ट्रीटमेंट के लिए कौन सा किस ड्रग को प्रेफर किया जाता है वो मैंने हाईलाइट किया है, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना, कि ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं? लाइम डिजीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। सेकंड पे अब आ जाए कोलेरा। कोलेरा जो है असल में ये डायरिया कॉज करता है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डायरिया के लिए जो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था वो कौन सा था? क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल पड़ा था, ठीक है ना, जो कि वैंकोमाइसिन जिसके, और वैंकोमाइसिन जो है वो उसके अगेंस्ट एक्ट कर रही थी क्लोस्ट्रीडियम के अगेंस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है वो ये कोलेरा है। ये कोलेरा क्या स्पीशी है? ये जो है आ जाती है ग्राम नेगेटिव रॉड्स में, ठीक है ना, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा क्या करती है? ये जो है आपको डायरिया कॉज करवाती है। और ये किस तरह से आपको मतलब पेशेंट तक पहुंचती है? इंजेस्टेड इन फीकली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है फिर जीआईटी में और ये सिक्रेट करता है एंटेरोटॉक्सिन, जिसकी वजह से क्या होता है? डायरिया हो जाता है। यानी एक पर्सन जो पहले से ही अफेक्टेड है, मतलब उसका डायरेक्ट एक्सपोजर था विब्रियो कोलेरा से, उसके फीकल के ज़रिए, ठीक है ना, क्या होता है कि बाज़ औक़ात अनहाइजेनिक प्रैक्टिस होती है खाना बनाने में बाहर होटल्स वगैरह में, या फूड पानी जो सप्लाई कर रहे होते हैं वो लोग, वो क्या होता है वहाँ अनहाइजेनिक प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके फीकल कंटामिनेशन के ज़रिए जो है वो फूड तक पहुँचता है। फीकल कंटामिनेंट्स जो है वो उनके फूड तक पहुँचते हैं जो बना रहे होते हैं, और फिर जो फूड जो है जब दूसरा बंदा खाता है तो उसको भी जो है वो ये इन्फेक्शन हो जाता है। टाइफाइड भी इसी तरह फैल रहा होता है पानी के ज़रिए ख़ास तौर पे, ठीक है। अब ये जाके जो है वो क्या कॉज करते हैं? एंटेरोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। सो इसका ट्रीटमेंट जो है वो डायरिया के लिए हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि डायरिया में क्या होता है कि वो फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, ठीक है ना, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों लॉस हो रहे होते हैं। सो यहाँ पर क्या है, टेट्रासाइक्लिन के लिए, कि कोलेरा के लिए डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ हो रहा है एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी भी यूज़ हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइकोप्लाज्मा निमोनिया। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा था और उसके रेजिस्टेंस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जो माइकोप्लाज्मा जो स्पीशी है ना, ये इससे रेजिस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है ना। जब इनमें सेल वॉल नहीं होते तो फिर सेल वॉल इनहिबिटर्स जो है वो ऑफ नो यूज़, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा निमोनिया, तो अब इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है जस्ट सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल इनहिबिटर का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसलिए जो है टेट्रासाइक्लिन इनके अगेंस्ट एक्ट करती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन्स तो होंगे ही, ठीक है। इसको वॉकिंग निमोनिया भी कहा जाता है। ये कॉमन कॉज है ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की, और ये खास तौर पे किन में कॉमन है? यंग अडल्ट्स में कॉमन है जो क्लोज कन्फाइंस में रहते हैं, यानी कि मिलिट्री कैंप्स वगैरह में रहते हैं और बड़ी तंग जगहों में रहते हैं। उनमें क्या होता है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ये जो है हो जाता है, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या है? मैक्रोलिड। अब मैक्रोलिड जब आप लोगों ने याद रखना है कि माइकोप्लाज्म निमोनिया में मैक्रोलिड्स भी यूज़ हो रहे थे और डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ हो रहा था, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी जो है वो यूज़ हो सकता है। जब हम मैक्रोलिड्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भी इसका थेराप्यूटिक ये यूज़ आएगा कि माइकोप्लाज्म निमोनिया जो है वो इसके जो मैक्रोलिड्स हैं वो माइकोप्लाज्म निमोनिया को ट्रीट करते हैं। सो अब तक हम लोगों ने कौन सी डिजीज़ पढ़ी? लाइम डिजीज़ पढ़ी, एक हम लोगों ने कोलेरा पढ़ा, एक हम लोगों ने माइकोप्लाज्म निमोनिया पढ़ा। अब चलते हैं क्लाइमेडियल इन्फेक्शन की तरफ। क्लाइमेडियल जो इन्फेक्शन है, क्लाइमेडियल स्पेशली में 2-3 जो है वो आगे फर्दर जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं। एक आ जाता है क्लाइमेडियल ट्रैकोमैटिस आ जाता है, और क्लाइमेडियल आ जाता है स्टैसी, ठीक है ना। जो ट्रैकोमैटिस है वो कॉमन कॉज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, ठीक है। ये कॉज करता है नॉन ग्रोनियल यूथराइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और दूसरा क्या होता है? लिम्फोग्रेन्युलोमा आ जाता है, लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनिरम। अब इसमें क्या होता है? ये LGV में के स्किन लेशंस बन जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है इन द ग्रॉइंस में, ग्रॉइन एरिया में और पेल्विक एरिया में, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि लेशन से बन जाते हैं। आप लोग इसके आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो जो भी ये लेक्चर देखे उस गूगल इमेजेस में जाकर देखेगा कि ये किस तरह से दिखता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो क्लाइमेडियल स्टैसी में भी ये यूज़ होता है। क्लाइमेडियल स्टैसी जो है वो क्या कॉज कर रही होती है? वो निमोनिया भी कॉज करती है, इसके अलावा हेपेटाइटिस भी ये कॉज करती है।
इसके अलावा जो है ये मायोकार्डाइटिस भी कॉज कर रही है और कोमा भी कॉज कर रही है, ठीक है ना। सो क्लाइमेडियल स्पीशी में हम लोगों ने देखा कि दो है आ जाते हैं इसमें बैक्टीरिया, एक आ जाता है क्लाइमेडियल ट्रैकोमैटिस आ जाता है, ठीक है ना, और एक आ जाता है क्लाइमेडियल स्टैसी, ठीक है। जो क्लाइमेडियल ट्रैकोमैटिस है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है, और जो दूसरा आ जाता है स्टैसी वो क्या कॉज करता है, उसका मेजरली वो निमोनिया कॉज करता है। इसके अलावा हेपाटाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ठीक है ना, इसके अलावा कोमा वगैरह भी कॉज करता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास रॉकी। अच्छा, इनके ये ट्रीटमेंट में जो है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। अगेन एजिथ्रोमाइसिन क्या है, एक मैक्रोलिड है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने 4 पढ़ लिए। उसके बाद आ जाता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ये कॉज्ड होता है बाय द रैकेटीजिया रैकेटाइजी के ज़रिए, फीवर, चिल्स एंड जॉइंट पेन। इसके अलावा हड्डियों में दर्द होना और बोन्स में बोन्स में दर्द होना, ठीक है ना, जॉइंट पेन होना और बुखार और ठंड लगना, ये इसकी निशानियाँ हैं, ठीक है ना। इसमें टेट्रासाइक्लिन रिस्पॉन्स इज प्रॉम्प्ट इफ द ड्रग स्टार्टेड इन द अर्ली डिजीज प्रोसेस। इसमें टेट्रासाइक्लिन जो है वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स शो करती है। सो हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन के अब तक देखे कितने, 5 इसके देखे। लाइम डिजीज़, ठीक है ना, माइकोप्लाज्म निमोनिया, ठीक है ना, कोलेरा, क्लाइमेडियल इन्फेक्शन एंड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। एक इसको जो इसकी जो ट्रिक क्या है, ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसको आप लोग देखें, इसको LCCM, ठीक है ना। L से आ जाता है लाइम, C से कोलेरा, C से क्लाइमेडियल और M से क्या आ जाता है, माइकोप्लाज्म एंड माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है ना। इसको रॉकी को अगर आप लोग रॉकी आपको फ़ौरन याद आ जाएगा जैसे माउंटेन स्पॉटेड फीवर आपको याद आएगा। सो LCM, ठीक है ना, ये याद रखना है इसका स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मैकेनिज़्म पे तो आप लोग फोकस करें ही, ठीक है ना, कि ये किसको इनहिबिट कर रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम के ज़रिए आप दवाई देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस के ये जो 4-5 मैकेनिज्म है ये बहुत कॉमन है। इम्पेयर्ड इन्फ्लक्स, या तो वो अंदर नहीं आ पाता या फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है, इफ्लक्स हो जाता है, या फिर वो अंदर आता है और एंजाइम्स के ज़रिए उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, या फिर उसकी जो बाइंडिंग जो है वो 30S राइबोसोम के साथ जो है वो कम हो जाती है। किस तरह से कम हो जाती है, उसकी एफिनिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, म्यूटेशन वगैरह के ज़रिए, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ लिया, हम लोगों ने LCM पढ़ लिया यानी इसका स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, ठीक है ना। और स्पेक्ट्रम में जो है वो ज़्यादातर डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ हो रहा था, ठीक है ना। लाइम में डॉक्सीसाइक्लिन, डायरिया में जो है कोलेरा से जो डायरिया होता है उसे डॉक्सीसाइक्लिन और प्लस फ्लूइड रिप्लेसमेंट तो आता ही है, ठीक है। और बाकी जो है वो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में जो है वो भी टेट्रासाइक्लिन था, ठीक है। तो ये तीनों टेट्रासाइक्लिन वाली बातें आ गई। जो माइकोप्लाज्मा और जो आ जाता है क्लाइमेडियल के लिए, वो दोनों, उसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 ड्रग्स के ऑप्शन है। एक वो मैक्रोलिड्स आ जाता है और एक आ जाता है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। टेट्रासाइक्लिन की एक बहुत कॉमन जो एक आ जाता है पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs वाइज भी है और आपको काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप टेट्रासाइक्लिन किसी को दे रहे हैं तो आप लोगों ने उसको जो है वो काउंसल करना है कि वो साथ दूध या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ना ले, और ना ही अगर वो कोई एंटासिड ले रहा है वो भी नहीं लेगा, और साथ जो आयरन सप्लीमेंटेशन है वो भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये चिलेट फॉर्म कर देती हैं, ठीक है ना। जब ये चिलेट फॉर्म कर देती है तो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है ना। टेट्रासाइक्लिन अगर हमारे फूड के साथ, फूड में जो मौजूद कैल्शियम है या जो केटाइंस हैं या डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट केटाइंस है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम एंटासिड हो गए, या आयरन सप्लीमेंटेशन कोई ले रहा है तो आयरन के साथ अगर वो बाइंड कर दिया तो वो हमारे बॉडी में बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और जब वो बॉडी से बाहर निकल गया, उसकी एलिमिनेशन हो गई, तो वो यानी उसका मतलब क्या कि उसका एक्शन नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो उसका एक्शन जो है जब कंप्लीट नहीं होगा तो फिर वो अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा और डिजीज़ को ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। तो इनकी आप लोगों ने खासतौर पर प्रिकॉशन लेनी है, और इसी वजह से जो है ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये जो बोन्स में भी जाके जो है ये चिलेट फॉर्म करता है, क्योंकि बोन्स में भी कैल्शियम मौजूद होता है। अब ये बोन्स में जाके जब ये चिलेट फॉर्म करता है तो ये हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, खासतौर पर बच्चों की हड्डियों को ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग इनकी देखें कि ये किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन जो है ये ओरली एंड IV दोनों तौर पे अवेलेबल है, ठीक है ना। इनका कोई ऐसा नहीं है जैसे माइनोग्लाइकोसाइड का था कि ये ज़्यादातर IV अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट ऑफ नियोमाइसिन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बाइल में भी, लिवर, किडनी, जिंजाइवल फ्लूइड में भी, ठीक है ना, और स्किन में भी बाइंड करते हैं टिश्यू,
खास तौर पे जो वो अंडरगो कर रहे होते हैं कैल्सिफिकेशन या फिर ट्यूमर, ऐसा ट्यूमर जिसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, उसमें भी जाकर ये बाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। सो अगर हम लोग इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये एब्जॉर्ब तो होता है ऑरली, तो वो और लेकिन इसके क्या है कुछ एहतियातें हैं क्योंकि इनके साथ जो है वो इसको नहीं लेना, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये तकरीबन हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। इवन इन द CSF, बाइल, किडनी, हर जगह ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इवन इन द टिश्यूज़ में भी और बोन्स वगैरह में भी हो रहा है, ठीक है ना। ऑल ऑफ देम क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने साइन बनाया होता है ये प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ऑल ऑफ देम क्रॉसेज द प्लेसेंटा और कॉन्सेंट्रेट कर जाता है फीटल बॉन्स में, ठीक है ना, एंड डेंटिशन में, ठीक है ना। इनके दांत जब जो उसके होते हैं ना दांतों वाली जगह में, और दांतों का निकलने को कहा जाता है ये, ठीक है ना। तो जब बच्चा पैदा होता है उसमें भी ये कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है ड्रग, ठीक है ना, और बिफोर द बर्थ भी जो है ये मौजूद होता है उस एरिया में, ठीक है। सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है ना। उसके बाद माइनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ये CSF को भी क्रॉस करता है। माइनोसाइक्लिन इवन टीयर्स एंड स्लाइवा में भी निकलता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एलिमिनेशन की अगर बात करें तो टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन तो मेटाबोलाइज्ड नहीं होता बाय द लीवर, ठीक है। जो टेट्रासाइक्लिन है वो तो डायरेक्टली अनचेंज निकल जाता है इन द यूरिन में, ठीक है। जो माइनोसाइक्लिन है ना वो जो है वो हिपैटिक उसकी होती है, लेकिन हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, थोड़ा किसी हद तक उसका किडनी एक्सक्रीशन भी होती है, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो बाइल में एक्सक्रीट हो जाता है, जैसे जिस तरह बाइल में एक्सक्रीट और कौन हो रहा था, सेफ्ट्राइजोन। सो इट इज़ यूजफुल इन द रीनल कंप्रोमाइज पेशेंट, क्योंकि ये किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट नहीं होता, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि ये बाइल में निकलते हैं, और बाइल में निकलने की वजह से क्या होता है कि ये किडनी जो रीनल इनकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं ना उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसकी किडनी से तो एलिमिनेशन है नहीं, तो उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। लेकिन किडनी जो उसको प्रॉब्लम हो, हम लोगों ने उसमें ऐसे ड्रग्स को अवॉइड करना होता है जिनकी एलिमिनेशन किडनी के ज़रिए ना हो, ठीक है ना। सो इसलिए क्या होता है कि ये डॉक्सीसाइक्लिन इस सेंस में जो है ये फ़ायदेमंद है, ये बाइलरी एक्सक्रीशन होती है इसकी, ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहे होते बाय द लीवर। इसका मतलब ये है कि ये अनचेंज निकलते हैं, ठीक है ना। जैसे टेट्रासाइक्लिन का बताया कि ये अनचेंज यूरिन में निकल रहा है, ठीक है ना, और डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो बाइल में निकल रहा है। सो इट इज़ यूजफुल। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया, अब इसके बारे में हम लोग एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं, एक दफ़ा कि क्या एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने देखा कि ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट, एंटासिड और आयरन सप्लीमेंटेशन को अवॉइड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके अलावा जो खासतौर पर जो ट्यूमर सेल हैं जिनमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है उसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी है, वहाँ जाके भी ये बाइंड होता है, और बॉन्स वगैरह में भी, ठीक है ना। प्लेसेंटा को भी ये क्रॉस करता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी एलिमिनेशन को देखा जाए तो जो है ये जो टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन वो जो है मेटाबोलाइज नहीं होते लीवर से। टेट्रासाइक्लिन वो डायरेक्टली एलिमिनेट होता है रीनल के ज़रिए, और डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो बाइल में निकलता है। इनमें जो माइनोसाइक्लिन है वो तकरीबन उसकी दोनों जो है वो दोनों के ज़रिए एक्सक्रीशन होती है, हिपैटिक भी और किडनी भी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब इनके ADRs की तरफ। ADRs बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। सबसे पहले आ जाता है गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट में क्या आ जाता है, एपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, ठीक है ना। इसके अलावा एसोफेजाइटिस कॉज करता है, ठीक है ना। इसलिए इनको जो है ये खाने के साथ या फ्लूइड्स के साथ लेना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एसोफेजाइटिस से क्या होता है कि यानी कि क्या होता है, एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको जो है वो कैप्सूल इसकी फॉर्म मतलब कैप्सूलर फॉर्म जो है अवेलेबल हो तो फिर आप इसको एम्प्टी स्टमक में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये कॉज नहीं करता, क्योंकि कैप्सूल में शेल होती है ना बाहर, तो फिर वो कॉज नहीं करता, तो आप उसको एम्प्टी स्टमक में ले सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जब आप टैबलेट वगैरह ले रहे हो तो फिर आप कोशिश करें कि उसको खाने के साथ या पानी के साथ ही लिया जाए, ठीक है ना। आप लोगों ने पेशेंट को ये काउंसलिंग करनी है, ठीक है। एक तो ये जो है वो इसका ये हो गया कि ये गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, ठीक है ना, खासतौर पे एसोफेजाइटिस, ठीक है। इसके अलावा जो है ये बोन्स कैल्सिफाइड टिश्यू में जो है ये जो है इफेक्ट होता है इसका, जैसे डिस्कलरेशन हो जाना दांतों की और हाइपोप्लेजिया ऑफ द टीथ, फिर बाजू का जो है ग्रोथ ना होना, बच्चे की जो है वो ग्रोथ ना होना, ठीक है। इस वजह से जो है ये इसकी 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये मैंने अब 3 का बना दिया। 1 नंबर 1 ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, 2 ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, 3 जो है ऐसा बच्चा जो 8 साल से कम हो जिसकी उम्र, उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो टेट्रासाइक्लिन का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये हेपाटोटॉक्सिटी कॉज करता है, किसके साथ कि अगर जो है हाई डोज लिया जाए या प्रेगनेंसी में लिया जाए या रिनल इम्पेयरमेंट में लिया जाए तो ये हेपाटोटॉक्सिटी कॉज करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये फोटोटॉक्सिक ड्रग भी है, ठीक है ना। फोटोटॉक्सिटी किसके साथ ज़्यादा कॉमन है, टेट्रासाइक्लिन एंड डेमिक्लोसाइक्लिन के साथ ही ज़्यादा कॉमन है। और उसके बाद आ जाता है वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन, ठीक है ना। वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन में क्या क्या आ जाता है, डिजीनेस आ जाती है, वर्टिगो,
टिनाइटस। टिनाइटस कानों में ऐसे आवाज़ें से आना, ये किसके साथ कॉमन है? माइनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन के साथ। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? गैस्ट्रो डिस्कम्फर्ट तो ये कॉज करता ही है। सेकंड हम लोगों ने, हमें पता है पहले ही पता चल गया था कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से कि ये कैल्सिफाइड टिश्यू पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तीसरी बात आ जाती है ये हेपाटोटॉक्सिक है। फोर्थ आ जाता है फोटोटॉक्सिक है। एंड फिफ्थ आ जाता है वेस्टिबुलर डिसफंक्शन कॉज करता है। सो जो अब तो हम लोगों ने पढ़ा वो टेट्रासाइक्लिन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग एक टेट्रासाइक्लिन में से ही एक ड्रग का जो डेरिवेटिव है ग्लिसाइलसाइक्लिन, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्लिसाइलसाइक्लिन में जो ड्रग हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा था, वो टैगीसाइक्लिन था। टैगीसाइक्लिन की नेचर क्या है? टैगीसाइक्लिन जो है ये डेरिवेटिव है माइनोसाइक्लिन का, ठीक है। अब तक जितना हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट वगैरह चीज़ों को, हम लोगों ने ज़्यादातर जो डिजीज़ में देखा, लाइम डिजीज़ में, कोलेरा वगैरह में डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है जो डेरिवेटिव है वो माइनोसाइक्लिन का डेरिवेटिव बनाया गया, ठीक है। ये इंडिकेटेड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दो चीज़ें, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। अब इसका आप लोगों ने याद रखना है, जो टैगीसाइक्लिन है ना बिल्कुल टाइगर की तरह है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को जो है ये ट्रीट करता है और इसका स्पेक्ट्रम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन, ठीक है ना, एंड कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन को जो है वो सिर्फ टैरोलाइन भी जो है वो ट्रीट कर रहा था, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसी तरह है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है और 30S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड करता है। मेन इसका स्पेक्ट्रम है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, एक तो ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकाई के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो अच्छा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो तो और भी ड्रग हम लोगों ने देखे, क्या टेट्रासाइक्लिन इटसेल्फ भी यूज़ हो रहा था, ठीक है ना, और भी काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट यूज़ हो रहे थे। लेकिन अब कौन सा ड्रग है इसके अलावा, कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये एक्ट करता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट भी ये एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जो काफ़ी ज़्यादा ड्रग को रेजिस्ट कर जाए, वो स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके अगेंस्ट टैगीसाइक्लिन, हमारा टाइगर जो है वो काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकाई के अगेंस्ट भी ये एक्ट करता है, ठीक है। अब वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस इंटेरोकोकाई के अगेंस्ट डेप्टोमाइसिन एंड टेल्वासिन वो भी एक्ट कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पेनिसिलिन की, जब हम लोगों ने सेल वॉल इनहिबिटर्स में देखा, हम लोगों ने कहा वैंकोमाइसिन, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो उसके अगेंस्ट भी वो एक्ट कर रहे थे, ठीक है। एक और चीज़ के अगेंस्ट जो ये एक्ट करता है वो है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी ESBLs। अब ESBLs के अगेंस्ट जो है वो जो सेफलोस्पोरिन है वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, ठीक है। जो ESBLs के अगेंस्ट जो है सेफलोस्पोरिन इतने इफेक्टिव नहीं थे, वो भी जो है वो इसके आगे हार मान रहे थे। लेकिन जो हमारा टाइगर है यानी कि टैगीसाइक्लिन के अगेंस्ट, टैगीसाइक्लिन जब आता है मैदान में तो क्या होता है कि उसको ये रेजिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना, और ये बैक्टीरिया हार जाता है इस पर। सो हम लोगों ने देखा इसके 4 स्पेक्ट्रम है। नंबर 1 कि ये MRSA को तो ट्रीट कर ही रहा है, ठीक है ना। दूसरा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई, ये होता है स्टेफिलोकोकाई, ठीक है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकाई, ये दोनों ग्राम पॉजिटिव हैं। फिर वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकाई, ये भी ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, तो ये तो 3 ग्राम पॉजिटिव की बातें हुई, तो इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैसे है? ये इन ग्राम नेगेटिव भी जो है उसके अगेंस्ट भी एक्ट कर रहा है। जो ग्राम नेगेटिव में इसमें E-coli भी आता है, और जो है एक और ड्रग आता है इसमें ESBL को रिलीज होता है, यानी कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन करता है, यानी कि उनका बीटा लैक्टमेज यानी कि जो उनका जहर है, एक तरह से आप कह सकते हैं इन बैक्टीरिया में जो जहर है, जो हमारी दी गई एंटीबायोटिक्स को तोड़ देता है बिल्कुल। वो क्या होता है कि उनका जो स्पेक्ट्रम, उनका जो बीटा लैक्टमेज का स्पेक्ट्रम भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, यानी कि वो काफ़ी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है, लेकिन ये जो टैगीसाइक्लिन है इसके अगेंस्ट ये काम नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एसिनोबैक्टर बाउमेनी एंड मैनी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब इसका नुकसान क्या है कि ये सूडोमोनास एरोजोनासा स्पीशी के अगेंस्ट एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है मॉर्गेनेला के अगेंस्ट एक्टिव नहीं है, प्रोटियस स्पीशी के अगेंस्ट एक्टिव नहीं है, और जो है ये पॉविडीनिया स्पीशी के अगेंस्ट भी ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सूडोमोनास स्पीशी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि इसका स्पेक्ट्रम जो है वो काफ़ी ब्रॉड है टैगीसाइक्लिन का, MRSA, VRE, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ESBLs। अब उसके बाद आ जाता है इसका रेजिस्टेंस। टैगीसाइक्लिन इज़ यूज्ड फॉर द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होना उनके लिए भी यूज़ हो रहा है। तो अब हम लोगों ने देखा, हमारे पास स्पेक्ट्रम में एक और एडिशन होगी, एक तो MRSA, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, VRE, ESBLs, और जो रेजिस्टेंट टू द टेट्रासाइक्लिन। हाउएवर इस रेजिस्टेंस डेवलप ड्यू टू द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द इफ्लक्स पम्प। लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि इफ्लक्स पम्प बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर इसकी काइनेटिक्स देखें तो ये IV अवेलेबल है, ठीक है।
अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा जो ड्रग्स होते हैं ना, जो इन कंडीशंस में यूज़ होते हैं, बड़े स्वेयर कंडीशंस में यूज़ हो रहते हैं, ज़ाहिर बात है जो MRSA है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है, उसका मतलब क्या है कि ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रग ऑलरेडी ट्राई किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो फिर जो एक ऐसा ड्रग आता है जो बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, उनको ज़्यादातर IV दिया जाता है। ये पेनिट्रेट करता है टिश्यूज़ में। इसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि जो प्लाज्मा में ये इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं रहता, इसलिए इसको ब्लड इन्फेक्शंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ये एक्सक्रीट होता है बाइल के ज़रिए। एरियाज का अगर देखा जाए तो न्यूजिया वोमिटिंग तो ठीक है, कॉमन है ही। इसके अलावा वही जिस तरह टेट्रासाइक्लिन की बात थी, फोटो सेंसिटिविटी, डिस्क्लेरेशन ऑफ द टीथ, फीटल हार्म कॉज करता है। इसके अलावा जो है ये इसकी जो है क्लियरेंस ऑफ द वारफेरिन को जो है वो ये डिक्रीज़ करता है, ठीक है ना। क्लियरेंस ऑफ द वारफेरिन को जो है ये डिक्रीज़ करता है। लिवर एंजाइम्स को ये इंक्रीज़ करता है एंड सीरम क्रेटिनाइन को भी बढ़ा देता है। तो ये थे इसके इंटरेक्शंस भी हम लोगों ने देख लिए कि वारफेरिन के साथ इसका इंटरेक्शन है। एक जो वारफेरिन के साथ देखें, आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है। वारफेरिन, ठीक है, वो भी ब्लड जो है वो एंटी कोआगुलेंट है वारफेरिन, और ये जो है ये ब्लड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इसका क्या है, टैगीसाइक्लिन का जो ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उनके साथ इतनी नहीं बन रही, ना ब्लड इन्फेक्शन के साथ और ना ही इसके लिए कोई जो ड्रग है उसके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका थोड़ा बहुत जो है ना इंटरेक्शन हो रहा है, जिनके ब्लड इन्फेक्शन के लिए ये यूज़ नहीं हो रहा, और जो वारफेरिन जो दी जा रही है वो एज अ ब्लड थिनर के तौर पर दी जा रही है, तो उसमें क्या है, उसके साथ ये उसकी क्लियरेंस को ये कम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसका ये क्लियर होता है कि ये कौन टैगीसाइक्लिन क्या था, ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम क्या था, और जो है इसके ADRs क्या थे। आज हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन, टैगीसाइक्लिन और क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स को पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड मैक्रोलिड्स को। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।